जिस कारण से ये बॉल मूव कर रहा है। मूव किया, ठीक है, ये आगे बढ़ रहा था, लेकिन आप देखते क्या हैं कि कुछ दूर जाने कुछ या जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहा है उसका स्पीड जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है, स्पीड डिक्रीजेस। ठीक है, मैंने फोर्स लगाया, उसके फोर्स को मैं रिमूव कर दे रहा हूं, ये अपना मूव किया, लेकिन ये मैं देख रहा हूं कि स्पीड डिक्रीज कर रहा है। ये एक फेनोमेना आप फील करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, है ना। नेक्स्ट, जैसे मान लिया कि आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, साइकिल आप चला रहे हैं, पैडलिंग कर रहे हैं आप, ठीक, पैडलिंग कर रहे हैं आप, पैडल पैडल आप मार रहे हैं उस पे। तो एक सर्टेन स्पीड पाने के बाद कभी कभी आप क्या करते हैं, पैडलिंग नहीं करते हैं, आप रोक देते हैं, पैडल करना बंद कर देते हैं और साइकिल खुद चल रही होती है। लेकिन वहां भी आप ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ही आपने सर्टेन स्पीड अचीव करने के बाद पैडलिंग छोड़ा, आप देखते हैं कि साइकिल का स्पीड धीरे 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 डिक्रीज होने लगता है और हो सकता है कि वो स्टॉप भी हो जाए। तो ये दो इंसिडेंट्स हमें ये बता रहा है कि देयर इज सम फोर्स विच इज रजिस्टिंग इन नेचर। कोई एक फोर्स जरूर है नेचुरल, क्योंकि हम तो लगाए एक्सटर्नल, वो हम लगाए, या हम लोग पैडलिंग कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं तो पैडल चला रहे हैं तो भाई हम लगाए। लेकिन ये क्या बला हुई कि जब मैंने इस बॉल से फोर्स को हटा दिया, एक बार धक्का देके छोड़ दिया, तो देखता हूं कि खुद ब खुद स्पीड उसका स्लो डाउन होने लगता है। क्या बात है भाई, जरूर कोई फोर्स है नेचुरल जो कि उसको रोक रहा है। दूसरी तरफ पैडलिंग मैं छोड़ दे रहा हूं तो साइकिल का स्पीड भी मैं देख रहा हूं धीरे धीरे रुक रहा है। इट मीन्स देयर इज सम नेचुरल रेजिस्टिंग फोर्स विच इज अपोजिंग the motion of the ball, या we can say that the motion of the cycle। तो आप जरूर बोल रहे होंगे या आपके मन में ये आ गया होगा कि दैट इज फ्रिक्शन, है ना। दैट इज व्हाट, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या कर रहा है, वो रजिस्ट कर रहा है मोशन को। ये एक तरह का नेचुरल रजिस्टिंग फोर्स है और ये तभी रोल प्ले करेगा when two surfaces are in contact। ठीक है, यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि ये बॉल जब मैंने मूव किया तो ये इस सरफेस के कांटेक्ट में है, तो वहां आप मान कर चलें कि एक फोर्स एग्जिस्ट कर जाता है, नेचुरल रेजिस्टिंग फोर्स, दैट वी से फ्रिक्शन। ओके, और इसका डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा टेंजेंशियली होगा। ठीक है, और अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस। जैसे मान लिया ये एक मैंने ब्लॉक लिया और ये सरफेस पे रखा हुआ है, मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स अप्लाई किया, ओके, दैट बॉडी इज मूविंग, लेकिन मुझे कुछ महसूस होगा कि रुक रहा है या बड़ा आराम से नहीं जा रहा है। कौन है वो? आप अभी तक बोल देंगे कि हाँ भाई वजन है इसलिए ऐसा बात। ठीक है, वो प्ले रोल करता है प्ले। अभी हम फिलहाल जाने कि मैंने इसमें फोर्स लगाया, ये मूवमेंट में आ गया, लेकिन along the surface opposite to the motion of the object a natural resisting force is acting tangentially and that force we call friction। ओके, ये जो टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है इसी को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा होगा कि आप इसके सिंबल के लिए
स्मॉल एफ इस्तेमाल करें, और जो हम लोग अभी तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे थे उसके लिए कैपिटल एफ इस्तेमाल करें। ओके, नाउ इफ यू हैव एनी डाउट, केस में क्या था कि आपने ये बोला था कि when the sum of all the forces acting on any object is zero, then we say that balanced force is acting on it, है ना ये बात। तो एक्चुअल में क्या क्या था फोर्स, तो अगर मैं अभी कोई तरह का फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा हूं तो क्या है यहाँ भाई, क्या है यहाँ भी दो फोर्स है। एक है जो अर्थ अपनी ओर खींच रही है ऑब्जेक्ट को, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट, यानी मैं इस फोर्स को वेट कह रहा हूं। सवाल उठता है कि जब पृथ्वी नीचे की ओर खींच रही है तब तो अनबैलेंस्ड हो गया, यानी ऑब्जेक्ट को तो नीचे चला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। उसके पीछे कारण बोला जाता है कि ये सरफेस जो टच में है वो ऊपर की ओर फोर्स एक लगाता है, दैट इज नोन एज नॉर्मल। कुछ बच्चे जानते होंगे, दैट इज नोन एज नॉर्मल। और यहाँ पर नॉर्मल और वेट जो है इक्वल है, इस कारण से ना बॉडी ऊपर की ओर जा रही है ना नीचे की ओर जा रही है। ओके, दिस इज अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, the forces are balanced along the vertical direction. Now we will take the condition along horizontal direction. Okay, along horizontal, if we will apply here force, certainly the body will move. Okay, okay, and if the body is not moving, we will say that another natural resisting force, that is frictional force, is acting on that object. Okay, that is acting on that object tangentially, and till when the body will not move, we can say that F is equal to external force is equal to frictional force. ओके, पहले तो ये बैलेंस फोर्स का बताया। दूसरा, अब कहता है कि दिस फ्रिक्शनल फोर्स is directly proportional to this normal reaction. ओके, नॉर्मल रिएक्शन, और ये नॉर्मल किसके बराबर हुआ भाई, वेट के बराबर हुआ। शॉर्ट में मैं बता दिया कि फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर हो गया, वेट के हिसाब से, यानी जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा वो उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। इसीलिए जब भारी ऑब्जेक्ट होता है तो हमको ज्यादा धक्का देना पड़ता है, क्योंकि जो नेचुरल रेजिस्टिंग फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है वो ज्यादा लगेगा, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का वजन ज्यादा है। अब मैं समझता हूं कि ये पता चला होगा। बताना चाह रहा हूं कि आप जब फोर्स लगा के आगे बढ़ाना चाहिएगा तो इसका मोशन इधर की ओर होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा, अपोजिट। और वही अगर आप इधर से एक्सटर्नल फोर्स लगाइएगा, यानी मोशन इधर होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट। इसीलिए लिखा गया है कि फोर्स, कौन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स opposes any relative motion between two objects that are in contact with each other. ओके, एक मिनट, यदि फ्रिक्शनल फोर्स के डायरेक्शन की बात की जाएगी तो बोलेंगे एक्ट टेंजेंशियली, या कहेंगे अलोंग द सरफेस इन कांटेक्ट, यानी इस तरह सरफेस इन कांटेक्ट। सरफेस जब कांटेक्ट में रहेगा तभी फ्रिक्शनल फोर्स होगा। इसका मतलब दिस इज विच टाइप ऑफ फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। दो तरह का फोर्स पिछले बार पढ़े थे हम लोग, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज विच टाइप ऑफ फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। यहाँ पर नॉर्मल जो आया था, अभी नॉर्मल मैंने बताया, नॉर्मल इज विच टाइप ऑफ फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, मैंने समझाया। मैं यहाँ बता रहा हूँ कि एक्टिविटी में आपको क्या करना है, 4 मैच बॉक्स ले लेना है, और एक मैच बॉक्स को आप सैंड पेपर उसमें लपेट दीजिए, एक में प्लास्टिक सीट लपेट दीजिए, एक में एल्युमिनियम फॉयल और चौथे में पेपर। 4 मैच बॉक्स लीजिए, और उसके बाद
2-3 किस्म का आप वुडन ट्रे भी ले लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने पहले बार में वुडन ट्रे लिया। अब ये चारों बॉक्स को क्या करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये थोड़ा सा टिल्ट किए रहेंगे और सबको क्या करेंगे, गिरने देंगे। आप कुछ ऑब्जर्व कीजिएगा, इसमें ऑब्जर्व कीजिएगा कि कोई आगे कोई पीछे, कोई आगे कोई पीछे। हो सकता है सैंड पेपर बहुत पीछे रह जाए और मे बी प्लास्टिक सीट उससे थोड़ा आगे हो जाए, और हो सकता है एल्युमिनियम फॉयल और आगे हो सकता है, और यदि पेपर बहुत ही स्मूथ हो तो हो सकता है सबसे आगे ये बढ़ जाए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये तो हमें बताया ही गया कि कोई ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है तो अ फोर्स विल एग्जिस्ट, ठीक है, विच विल अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। यानी ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ वुडन ट्रे। रिलेटिव मोशन समझिएगा, रिलेटिव मोशन क्या लिखा हुआ है, रिलेटिव मोशन मीन्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में देखना है कि मोशन में कौन है। जैसे वुडन ट्रे हमारा रेस्ट में है और वन ब्लॉक जो है मूव कर रहा है, तो ये दोनों का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन कहलाएगा, एक रेस्ट एक मूव। ओके, तो जरूर है कि फोर्स एक्ट करेगा एक जो कि अपोज करेगा। अपोज करेगा इट मीन्स कि फ्रिक्शनल फोर्स आ गया, सब जगह फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। लेकिन अब मुझे ये भी पता चल रहा है कि नेचर ऑफ सरफेस भी मायने रखता है। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वेट पे डिपेंड करता है, तो एक फैक्टर और आप समझिए कि नेचर ऑफ सरफेस क्या है, विच आर इन कॉन्टैक्ट। सैंड पेपर थोड़ा रुखड़ा ज्यादा होता है, इसलिए हो सकता है उस पर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लग रहा होगा। ये प्लास्टिक सीट है, थोड़ा सा तो स्मूथ होता है, इसलिए उसमें कम लग रहा होगा। थर्ड है एल्युमिनियम फॉयल, ये और चिकना होगा। जैसे आप खुद देखिए अपने घरों में, देखिएगा कि मार्बल है आपके घर में, फ्लोर जो है, तो ज्यादा आदमी उसमें स्लिप करने की चांस होती है, और उसी पे अगर पानी गिर गया तब तो सुहान अल्लाह, तब तो तुरंत तुरंत स्लिप करेगा लोग। क्यों, पानी गिर जाने से हो सकता है कि वो और स्मूथ हो गया होगा। इट मीन्स कि दिस फोर्स is also depending upon the nature of surface which are in contact.